हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में कई बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका। अब इसे विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि विटामिन शब्द सर्वप्रथम सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन जब हमने इसका केमिकल कंपोजिशन देखा था तो हमने देखा था कि विटामिन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए विटामिन्स भी किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? कार्बनिक। यह कार्बनिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि विटामिन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो मानव शरीर को एनर्जी प्रदान करना न होकर उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व संपन्न करना होता है। इसका मुख्य कार्य मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं, जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित व संपन्न करना है। अब अगर इसकी मात्रा की बात करें कि प्रतिदिन इसकी कितनी मात्रा मानव शरीर के लिए रिक्वायर होती है, तो ऐसा नहीं है कि इसको अपन कोई 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1 कटोरी, 2 कटोरी थाली भर के खाएं, ऐसा नहीं है। इसकी सूक्ष्म मात्रा मानव शरीर के लिए आवश्यक होती है। इसकी सूक्ष्म मात्रा ही मानव शरीर के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्तमान तक यानी अभी तक कुल 17 या फिर हम शब्द का प्रयोग करेंगे लगभग, वर्तमान तक लगभग 17 विटामिन्स की खोज की जा चुकी है। लेकिन यह मुख्यतः निम्न 6 प्रकार के होते हैं। अभी 6 प्रकार कौन कौन से हैं? वैसे तो 17 विटामिन की खोज की जा चुकी है, लेकिन ये 6 विटामिन कौन कौन से, इनके नाम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, इसके बाद विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहां तक आप नोट कीजिए। हमने 6 प्रकार के जो विटामिन लिखे हैं, अब उनको विलेयता के आधार पर और मानव शरीर में निर्मित होने के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले हम देख लेते हैं विलेयता के आधार पर। नेक्स्ट वन लिखिए आप, विलेयता ओब्लिक घुलनशीलता।
के आधार पर विटामिन्स को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है जल में घुलनशील, और सेकंड नंबर वाले को हम डिवाइड कर रहे हैं जल में अघुलनशील। अब यहां पे अपने को दो बातें देखनी है कि प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, लेकिन अपने को फोकस करना है कि घुलनशील शब्द के साथ अपने को देखना है कि उसने जल दिया है या जल नहीं दिया है। तो जल अगर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो फिर दूसरा शब्द क्या होगा वो अपन यहां पे देख लेते हैं कि ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन ऑब्लिक करके कार्बनिक विलायकों। अब कार्बनिक विलायक कौन कौन से हो सकते हैं? जल तो अकार्बनिक विलायक है, कार्बनिक विलायक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वसा, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन आदि। आदि में अघुलनशील। एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे विटामिन जो जल में तो घुल जाते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं, उनके नाम विटामिन बी व विटामिन सी। ये दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। अब ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं बी और सी, यानी बाकी के सारे विटामिन जल में नहीं घुलते हैं, और जो जल में नहीं घुलते वो कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायकों, एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे, को में घुलनशील। बाकी के विटामिन के नाम बताइए। विटामिन बी और सी ऊपर आ गए, जल में घुलने वाले, तो जल में न घुलने वाले ए हो गया, बी ऊपर हो गया तो सी, डी, ई व के, यानी एडी, ई और के, ये चार ऐसे विटामिन है जो पानी में नहीं घुलते हैं। अब अपने पास यहां पे एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि दो गोलियां अपने पास बी और सी की हो गई विटामिन की, और चार गोलियां अपने पास एडी, ई, के की हो गई। अगर ये 6 गोलियां मानव अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा दे, यानी भोजन के रूप में ग्रहण कर ले, तो इनमें से कितनी गोलियां पानी में घुल जाएगी? 2, बी और सी। और जो गोलियां पानी में घुल जाएगी वो किसके साथ बाहर निकलेगी? यूरिन के साथ। यानी मानव मूत्र में किस विटामिन की उपस्थिति देखी जा सकती है? तो अपने को आंसर देना है, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी। तो यहां पे मैं स्टार करके लिख देता हूं, इसी के नीचे लिखना है आपको, इन दोनों विटामिन की उपस्थिति, प्रेजेंस, मानव मूत्र में देखी जा सकती है। अब पानी में घुलने के कारण ये दोनों मानव मूत्र के साथ बाहर निकल सकते हैं, इसलिए इन दोनों की प्रेजेंस मानव मूत्र यानी ह्यूमन यूरिन में देखी जा सकती है। लेकिन बाकी की जो 4 गोलियां थी वो पानी में नहीं घुलती, इसी वजह से ये 4 गोलियां या 4 विटामिन मानव मूत्र में नहीं दिखाई देंगे, तो फिर ये मानव शरीर में रुक जाएंगे। तो कहां पे स्टोर होते हैं? तो इसके लिए भी हम यहां पर एक स्टार लगा लेते हैं। यह विटामिन यकृत, एक ही जगह जहां पर स्टोर होती है सारा फूड, यह विटामिन यकृत में संचित हो जाते हैं। इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद हम लिखेंगे
ये तो हमने विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है। इसके बाद हम मानव शरीर में निर्माण होने के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिख रहे हैं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में निर्माण होने के आधार पर विटामिन्स को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया है, वही ए और बी करके लिखेंगे। पहला लिखेंगे अपन जो मानव शरीर में निर्मित हो जाते हैं, और दूसरा लिखेंगे जो मानव शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। तो हम यहां पर ए पॉइंट ले रहे हैं, मानव शरीर में निर्मित विटामिन। अब वही 6 प्रकार के विटामिन में से कितने प्रकार के विटामिन मानव शरीर में निर्मित हो जाते हैं? आंसर अभी भी दो है, एक तो विटामिन डी और एक विटामिन के। और जो सेकंड वाले होंगे अपने पास, मानव शरीर में अनिर्मित विटामिन, बचे 4, विटामिन ए, बी, सी व ई। ये दो विटामिन मानव शरीर में निर्मित हो जाते हैं और बाकी के 4 मानव शरीर में निर्मित नहीं होते। इसको भी आप नोट कीजिए। अब जो विटामिन मानव शरीर में निर्मित हो जाते हैं, तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि अगर मानव शरीर में निर्मित होते हैं तो उनका निर्माण मानव शरीर के किस स्थान पर होता है, और जिस स्थान पर होता है वो कार्य किस स्थान पर करते हैं। तो हम मानव शरीर में निर्मित विटामिन के लिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे अपन क्रम संख्या, इसके बाद यहां पर लिखेंगे मानव शरीर में निर्मित विटामिन, इसके बाद लिखेंगे निर्माण स्थल, यानी उनका निर्माण किस स्थान पर हुआ है। इस टेबल के बाद हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें सभी 6 प्रकार के विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कार्य स्थल। अब मानव शरीर में 2 प्रकार के विटामिन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला विटामिन, विटामिन डी, और सेकंड जो विटामिन था उसका नाम था विटामिन के। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर विटामिन डी मानव शरीर में निर्मित होता है तो विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर के किस स्थान पर होता है। तो राइट आंसर हम लिख देते हैं यहां पर त्वचा में। कई स्टूडेंट्स इसका आंसर बोन्स भी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोन्स के लिए तो ये वर्क करता है, लेकिन निर्माण कहां पर होता है इसका? त्वचा में। अब किसकी उपस्थिति में होता है? तो यहां पर हम लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर में उसकी त्वचा पर होता है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में होता है। लेकिन ये निर्माण भले त्वचा में हो, लेकिन कार्य किसके लिए करता है? बोन्स के लिए। तो यहां पर इसका कार्यस्थल लिख देते हैं अपन, यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और लास्ट है अपने पास विटामिन के। इसका भी हम देख लेते हैं कि मानव शरीर में विटामिन के का भी निर्माण होता है, तो किस स्थान पर होता है? तो यहां पे राइट आंसर जाता है बड़ी आंत। और किसकी प्रेजेंस में होता है? तो हम लिखेंगे जीवाणुओं की उपस्थिति में।
लेकिन बड़ी आंत में भले इसका निर्माण हो, लेकिन ये कार्य किसके लिए करता है, तो कार्यस्थल भी देख लो। विटामिन के फेमस है ब्लड की क्लोटिंग करने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो इसका फंक्शन हम यहां लिख देते हैं, यह रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग बनाने में सहायक होता है। यहां तक आप लिखिए। इसके बाद हम एक और टेबल पढ़ेंगे जिसमें सभी 6 प्रकार के विटामिन की स्टडी करेंगे। अब हम जो 6 प्रकार के विटामिन पढ़ रहे हैं उनकी सामान्य जानकारी टेबल के थ्रू लिखेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम लिखेंगे क्रम संख्या। इसके बाद लिखेंगे विटामिन। इसके बाद लिखेंगे विटामिन का रासायनिक नाम। इसके बाद लिखेंगे कमी से रोग। और फाइनली लास्ट कॉलम में लिखेंगे अपन प्रमुख स्रोत। सबसे पहला विटामिन है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए ह्यूमन एज के लिए या इसके लिए काफी अच्छा होता है। और हमारी एज में एक लेयर होती है जिसका नाम है रेटिना, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसका एक और नाम है जीरोफ्थोल। अब नेत्र से संबंधित है, रेटिना से संबंधित है। तो मानव शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा, नेत्र दृष्टि या जो हमारा देखने की क्षमता है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम। इसी को कहते हैं रतौंधी, नेक्टोलोपिया। लेकिन ये इनिशियल फेज होती है। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी होना भी स्टार्ट हुआ है, इनिशियल फेज है, तो रतौंधी डिजीज हो जाएगी, धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। लेकिन अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए तो इसी रतौंधी को हम रात्रि अंधता के नाम से जानते हैं। रात्रि का मतलब होता है रात या अंधकार हो जाना, और जैसे ही अंधकार होगा मनुष्य को दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा रात्रि होते ही। इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत के रूप में हम सबसे पहले जानते हैं गाजर। लेकिन गाजर हमें सीजनेबल ज्यादा से ज्यादा 3 महीने उपलब्ध हो सकती है, लेकिन नेत्र दृष्टि हमें साल भर अच्छे से बनाए रखनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि गाजर में विटामिन ए का प्रोडक्शन करने वाला जो जीन था उसको बाहर निकाला और किसमें ट्रांसफर कर दिया, चावल की एक प्रजाति में। और इस प्रजाति को एक नया नाम दिया स्वर्ण चावल, और इंग्लिश में अपन इसी को जानते हैं गोल्डन राइस। वैसे तो विटामिन ए के ये 2 प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन फिर भी अन्य भी अगर लिखना चाहो तो 2-4 मैं लिखा देता हूं। एक लिखिए आप शकरकंद, एक लिख लो आप आम, और एक लिख लो नारंगी का छिलका। ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन अगर इनमें भी सबसे बेस्ट पूछे तो गाजर, और ये नेचुरल है और ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफर किया हुआ जीन स्वर्ण चावल में गोल्डन राइस। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है विटामिन बी। सेकंड टॉपिक लिखेंगे अब अपन विटामिन बी। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो कई रूपों में पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3,
ऐसे करते हुए विटामिन B12 तक हम पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विटामिन B1। विटामिन बी की कमी से हम बचपन में पढ़ते थे बेरी-बेरी नामक रोग होता है, लेकिन वो विटामिन B1 की कमी से होने वाली डिजीज है। लेकिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम सबसे पहले लिखेंगे अपन थायमिन, और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक काफी नॉर्मल डिजीज है। इसकी कमी होने से बच्चों में या व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है, भूख न लगना, उदासीनता, एक्टिविटी उसकी पहले की तुलना में कमजोर हो जाती है, वजन घटने लगना आदि। लेकिन अगर विटामिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो ये तंत्रिका तंत्र को फेल करने की क्षमता रखता है, यानी पक्षाघात यानी पैरालिसिस होने की पूरी संभावना बन जाती है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो है हरी सब्जियां, दूध, अंडा और मांस खाने वालों के लिए मांस आदि। ये विटामिन B1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लेते हैं, नंबर केवल 2 ही चलने देंगे, इसके बाद लेते हैं हम विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है अपने पास राइबोफ्लेविन। इस विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज इसी के नाम पर है, राइबोफ्लेविनोसिस। त्वचा से संबंधित बीमारी है, त्वचा फट जाती है इसमें। और एक और बीमारी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन किलोसिस। इसमें भी त्वचा फटती है, लेकिन वो मुख के आसपास की होती है, मुख के किनारे फटना। इसके प्रमुख स्रोत वही होंगे जो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। विटामिन B2 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन B3 की तरफ, और एक चलते हैं अपन विटामिन B5। अब यहां पर मैंने विटामिन B4 नहीं लिखा। कई स्टूडेंट जो सर्च करना चाहते हैं कि ये सर विटामिन B3 के बाद विटामिन B4 लिखेंगे, जो कहीं पे अपने को बुक्स में नहीं मिलता, कई टीचर इसे पढ़ाते नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि विटामिन B4 ही नहीं, विटामिन B8, B10 और B11 ये 4 ऐसे विटामिन बी हैं जिनको न तो पढ़ाया जाता और न ही बुक्स में ये मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलते ये बुक्स में, क्यों नहीं पढ़ाए जाते, ये अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे। फिलहाल अपन B3 के बाद सीधे चलते हैं विटामिन B5 की तरफ। दोनों के नाम में कंफ्यूजन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड एसिड। इसका एक और नाम है नियासिन। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। कई बुक्स में इन दोनों का नाम अपोजिट लिखा जाता है। विटामिन B3 का लिखा जाता है पेंटाथेनिक और विटामिन B5 का लिखा जाता है नियासिन या निकोटिनामाइड एसिड। लेकिन कंफ्यूज ना हो, जो यहां पे लिखा हुआ है ये इसके फाइनल नाम है पेंटाथेनिक एसिड। अब विटामिन B3 की कमी से होने वाली डिजीज है पेलाग्रा। कभी आप गूगल पे सर्च करके देखें पेलाग्रा डिजीज इमेज, तो एक व्यक्ति आपको दिखाई देगा जिसके हाथ पांव बिल्कुल ब्लैक कलर के हुए हैं और व्हाइट कलर के उसकी बॉडी पे स्पॉट दिखाई देते हैं, जैसे उसका पूरा शरीर जल गया हो। कौन सी डिजीज है? पेलाग्रा। इसके बाद है विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड। इसकी कमी से होने वाली डिजीज का नाम है बर्निंग फिट सिंड्रोम। इस डिजीज में नाम से स्पष्ट है, बर्निंग यानी जला हुआ, फिट यानी पैर। पैर इस तरह से दिखाई देता है जैसे बुरी तरह से जल गया हो, सूजा हुआ, फूला हुआ, लाल रंग का दिखाई देगा। और इसके दोनों के प्रमुख स्रोत भी हम वही लिखेंगे जो ऑलरेडी ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं। ये विटामिन B1 से B2, B3, B5 तक हम पहुंचे, इसको तो नोट कीजिए आप। इसके बाद हम चलते हैं विटामिन B5 के बाद लेंगे विटामिन B6। विटामिन B5 में एक और पॉइंट नोट कर लीजिए आप, बर्निंग फिट सिंड्रोम के अलावा बालों का सफेद होना, इसकी कमी से होने वाली वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या ये है। बचपन में ही या छोटी अवस्था में ही कई बच्चों के बाल सफेद होते जा रहे हैं, कारण है विटामिन B5 की कमी। B5 के बाद हम लेते हैं विटामिन B6।
और बाकी के बचे हुए सारे विटामिन बी। विटामिन B6 के बाद हम लेंगे विटामिन B7। B7 के बाद लेंगे हम विटामिन B9। 8 हमने फिर से छोड़ दिया, यहां पे 10 और 11 छोड़ दिया, सीधे आ रहे हैं हम विटामिन B12 की तरफ। अब यहां पर देखिए आप विटामिन B6, 7 को भी छोड़ देते हैं, 6, 9, 12 यानी 3-3 के गैप में अपन विटामिन बी को पढ़ने वाले हैं। 6, 9, 12 तीनों की कमी से होने वाली डिजीज सेम है, खून की कमी हो जाना, रक्ताल्पता या एनीमिया। तो पहले मैं कमी से होने वाली डिजीज लिख देता हूं, रक्ताल्पता ओब्लिक एनीमिया। यहां पे भी लिख देता हूं रक्ताल्पता ओब्लिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से भी लिख देता हूं रक्ताल्पता ओब्लिक एनीमिया। अब 3 प्रकार के विटामिन है, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। तीनों की कमी से होने वाली डिजीज सेम है, लेकिन तीनों के नाम सेम नहीं है। तीनों के नाम हम देख लेते हैं रासायनिक नाम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन, जबकि विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, और इसी को फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। और फाइनली विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसके नाम में देखो कोबाल्ट शब्द आ रहा है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि किस विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, तो राइट आंसर जाता है विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। अब प्रमुख स्रोत वैसे तो वही चल रहे हैं, लेकिन विटामिन B12 कुछ विशेष प्रकार के पौधों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उनके नाम में लिख देता हूं यहां पर, जैसे सेब है, केला है, नारंगी है, ब्लूबेरी है आदि। अब बचा हुआ है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और जो वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी उम्र में ही गंजापन आने लगा है, बालों का झड़ना, वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B7। तो यहां पर हम इसकी कमी से होने वाली डिजीज लिख देते हैं बालों का झड़ना अथवा गंजापन। विटामिन B9 की कमी से एक और डिजीज लिखा देता हूं मैं, कैरेक्टर जो है बालों का सफेद होना। इससे पहले हमने विटामिन B5 के लिए लिखा था बालों का सफेद होना। विटामिन B7 के लिए जो स्रोत है वो भी वही है जो हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। ये आपके विटामिन A कंप्लीट और साथ में विटामिन B कंप्लीट। इसके बाद हम लिखते हैं विटामिन C। पहला और दूसरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, विटामिन ए और विटामिन बी। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन सी। तीसरा नंबर देंगे इसे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है स्कर्वी। और इसका एक और कैरेक्टर अपन लिख लेते हैं, मसूड़ों से रक्त आना। इसका जो प्रमुख स्रोत है आंवला व सभी खट्टे फल। इसके बाद हम लेते हैं 4 नंबर विटामिन डी। विटामिन बी के अतिरिक्त कौन कौन से विटामिन है जो 1, 2, 3 की फॉर्म में पाए जाते हैं? उनमें राइट आंसर आते हैं 2 विटामिन के नाम आते हैं जो मानव शरीर में निर्मित होते हैं, तो विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी
1, 2, 3 की फॉर्म में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3। और इसके बाद विटामिन के भी एक ऐसा विटामिन है जो K1, K2 और K3 की फॉर्म में पाया जाता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, कैल्सीफेरोल। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या होता है, एर्गोकैल्सीफेरोल। और विटामिन D3 का रासायनिक नाम होता है कोलेकैल्सीफेरोल। विटामिन डी हमने 3 रूपों में पढ़ा है, लेकिन कमी से होने वाली डिजीज अपन कॉमन लिखेंगे। सबसे पहले अपन यहां पे लिख रहे हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज है रिकेट्स। इसका एक और नाम होता है सूखा रोग। इससे पहले सूखा रोग अपन ने पढ़ा था प्रोटीन में। प्रोटीन की कमी से होने वाली 2 डिजीज थी, एक तो क्वाशियोरकोर और एक थी मेरस्मस। दोनों में से सूखा रोग नाम दिया था अपन ने मेरस्मस को। और एज ए ट्रिक हमने पढ़ा था कि मेरस्मस के पीछे स आ रहा है तो अपन सूखा रोग नाम दे रहे हैं उसे। रिकेट्स में भी पीछे स आ रहा है तो इसका नाम भी सूखा रोग दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स होने के कारण इसे सूखा रोग कहते हैं। कई डिजीज है जिनके नाम के पीछे स आता है लेकिन उसे सूखा रोग नाम ना दें। यह केवल एक संयोग है कि स और सूखा रोग यहां पर मैच हो रहा है। प्रोटीन की कमी से अपन ने 2 डिजीज पढ़ी थी, एक तो क्वाशियोरकोर और एक मेरस्मस। दोनों डिजीज बच्चों में पाई जाती है। लेकिन विटामिन डी की कमी से भी हम 2 प्रकार के डिजीज पढ़ रहे हैं, एक तो रिकेट्स और सेकंड को नाम दे रहे हैं यहां पर ओस्टियो मलेशिया। एक डिजीज ओस्टियोपोरोसिस भी होती है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे हार्मोन्स में। फिलहाल याद रखिए ये डिजीज है ओस्टियो मलेशिया। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो ऑस्ट्रिया के और एक मलेशिया के, जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो अपने देश के नाम पर इस डिजीज को नाम दिया ओस्ट्रियो मलेशिया। लेकिन यहां पर देखने वाली बात क्या है कि ये दोनों डिजीज बच्चों में नहीं होती, ये दोनों डिजीज वयस्क में नहीं होती। इनमें से एक डिजीज तो होती है बच्चों में और एक डिजीज होती है वयस्क में। तो बच्चों में होने वाली डिजीज अगर पूछे तो रिकेट्स, और वयस्क में होने वाली डिजीज अगर पूछे तो ओस्टियो मलेशिया। ये आपका विटामिन डी कंप्लीट। लेकिन विटामिन डी के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है गाय का दूध, एक आता है मक्खन, एक आता है पनीर, एक आता है कोड़ प्रजाति है मछली की, कोड़ प्रजाति की मछली के यकृत का तेल, लीवर ऑयल। मेडिकल स्टोर पे कोड लिवर ऑयल के नाम से ही उपलब्ध हो जाता है। और इसका एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मशरूम। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अधिकांशतः एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ही प्लांट हैं जिनमें विटामिन डी आपको मिल जाए, उनमें एक है मशरूम। संतरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, संतरे में भी विटामिन डी की मात्रा मिल सकती है अपने को। या आपके विटामिन सी के बाद विटामिन डी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन 2 विटामिन और ले लेते हैं, एक तो विटामिन ई और एक विटामिन के। विटामिन डी के बाद अपन 4 नंबर के बाद 5 नंबर स्टार्ट करते हैं विटामिन ई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से होने वाली डिजीज है जनन क्षमता में कमी आ जाना। जनन क्षमता में कमी, जिसे नपुंसकता भी कहते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको नाम देते हैं यूनिकोडिज्म। अगर विटामिन ई की मानव शरीर में बेहद कमी हो जाए तो इसकी कमी से एक और डिजीज हो जाती है जिसका नाम है पक्षाघात, यानी पैरालाइसिस। और विटामिन डी के जो अच्छे स्रोत हैं उनमें अपन सबसे पहले लिखते हैं बादाम,
अंकुरित अनाज इसका अच्छा स्रोत है, बादाम इसका अच्छा स्रोत है। और भी अगर लिखना चाहो, सूरजमुखी का तेल, मटर व हेजलनट आदि। यह आपका विटामिन ई कंप्लीट। और लास्ट विटामिन के, जैसा कि हमने पढ़ा था कि विटामिन बी की तरह विटामिन डी और विटामिन के 1, 2, 3 की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम फिर से विटामिन के1, विटामिन के2 और विटामिन के3, 3 विटामिन पढ़ेंगे, के1, के2, के3। अब इनका रासायनिक नाम देख लो। इनका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के1 का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के2 का रासायनिक नाम है मीनाक्विनोन। और विटामिन के3 का रासायनिक नाम है मिनाडियोन। इसका एक और नाम लिख सकते हैं अपन, मिनेफ्थोन। ये 3 प्रकार के विटामिन के1 हुए। इनकी कमी से होने वाली डिजीज, विटामिन के काफी फेमस है। जैसा कि हमने लिखा था कि मानव शरीर में विटामिन डी और विटामिन के निर्मित होता है। विटामिन के का निर्माण मानव शरीर में बड़ी आंत में होता है, लेकिन ये कार्य किसके लिए करता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो इसकी कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का सही से नहीं बन पाएगा। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होना। अब विटामिन के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन के अच्छे स्रोत में अपन लिख लेते हैं जीरा, टमाटर, पनीर, एक गोभी की तरह की सब्जी आती है जिसे अपन कहते हैं ब्रोकली, व वनस्पति तेल। आदि। इसी के साथ आपके 6 प्रकार के विटामिन कंप्लीट।